नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कई दिनों से साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज नहीं आ रही थी, तो आज से आपको मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज रेगुलर मिलेगी और साथ ही राजस्थान जीके की जो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो सीरीज चला रखी है, संपूर्ण सिलेबस की निःशुल्क सीरीज, वो भी आपको रेगुलर मिलेगी। साथ ही शिक्षण विधियाँ और हिंदी की सीरीज भी आपको अब रेगुलर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का पेपर नंबर 13 लेकर आया हूँ। रीट शिक्षक भर्ती 2022 के लिए जो पात्रता परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली है, इसके लिए साथ ही उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो, उनके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, और अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, जैसे सी टेट वगैरह हो, केवीएस हो, आपके सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, या कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये टेस्ट सीरीज साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहे एंड में, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। देखिए, एक क्रियात्मक अनुसंधान जिसके जनक माना जाता है स्टीफेन एम कोरे को। किसको? स्टीफेन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है साथियों। इनके द्वारा ही क्रियात्मक अनुसंधान का निर्माण किया गया था। और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? जिसमें विद्यालय में जो समस्या आती है, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करते हैं, बल्कि विद्यालय व कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है, इनमें सुधार लाने के लिए, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए विद्यालय और कक्षा की, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। विकल्प 3 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो साथियों, दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए, और बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। तो साथियों, आरटी 2009 जो संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। वर्तमान में तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, लेकिन उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो इसके अंतर्गत निःशक्त बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसकी उम्र सीमा 6 से 14 वर्ष की थी साथियों। इसमें बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता था, लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए आरटी 2009 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, जो सामान्य बच्चे थे उनकी बात की जा रही है। तो तीसरा विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का प्रति सत्र न्यूनतम कार्य दिवस है 150, 200, 250 और 300। तो ये जो शिक्षक का प्रति सत्र न्यूनतम कार्य दिवस जो है, ये आरटी 2009 के तहत ही होता है साथियों। आरटी 2009 में ही ये चीज़ें प्रावधान की गई है कि जो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक का जो शिक्षक है, जिसको हम प्राथमिक स्तर का शिक्षक कहते हैं, वो एक शिक्षण सत्र में कम से कम 200 दिन विद्यालय उपस्थित होगा। ठीक है, कितने दिन? 200 दिन। और जो कक्षा 6 से 8वीं तक के जो शिक्षक है, वो 220 दिन। तो यहाँ पर फिर आपके 200 जो है वो कार्य दिवस रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपके तीसरा जो प्रश्न है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निष्पत्ति, जिसको हम उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? नील पत्र, उद्देश्य भार, प्रश्न पत्र की रूपरेखा और उत्तर कुंजी। तो सबसे पहले निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के बारे में आपको जानना आवश्यक है कि ये होता क्या है। साथियों, एक छात्र ने कक्ष विशेष में कितना सीखा है, कितना उसने ग्रहण किया है, उसकी उपलब्धि क्या है, इसके लिए हम उसका निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण करवाते हैं, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है।
तो इसमें सबसे पहले बनाने के लिए हमें उद्देश्य भार की जरूरत पड़ती है कि आखिर हम निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बना रहे हैं। दूसरा विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा और सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो भाई बच्चों का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा भी करवाती है, लिखित रूप से भी होता है, मौखिक रूप से भी होता है, गृह परीक्षण द्वारा भी होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के रूप में भी होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि होना चाहिए, होना चाहिए कैसे होना चाहिए साथियों। तो जो विकल्प दे रखे हैं इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट विकल्प है चौथा, सतत व व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन, व्यापक मतलब उसके शैक्षिक जो क्षेत्र है उसके साथ में जो सह शैक्षिक क्षेत्र है उनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां प्रश्न, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। साथियों चारों ही जो मनोवैज्ञानिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी में। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर आता है इन चारों में से। तो देखो बात करें सामाजिक विकास के सिद्धांत की तो इरिक एरिक्सन ने तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी मानव जीवन की। लेकिन जो अल्बर्ट बंडूरा है साथियों, इन्होंने ही सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और इनका सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अवलोकन पर आधारित है साथियों। जीन पियाजे के द्वारा तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। यहाँ आपके सेकंड जो विकल्प है ये बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन, जॉन ब्रोड वाटसन इनका पूरा नाम है, E.L. थॉर्नडाइक को, गिलफोर्ड को और पावलोव को। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात की जा रही है, न कि मनोविज्ञान के जनक की। शिक्षा मनोविज्ञान की देखो एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से। किस नाम से? एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से एक पुस्तक थी। ये पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी और इसको ही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है साथियों। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से, इनको ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आपके सेकंड विकल्प 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, जन्म से और शैशवावस्था से। तो सुना होगा आपने, एक शब्द आता है आपके विकास और एक शब्द आता है आपके वृद्धि। साथियों दोनों में ही अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग है दोनों। तो विकास की बात की जा रही है। विकास साथियों प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि हम गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं, गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। जबकि वृद्धि की बात करें तो ये जन्म से या जन्म के बाद शुरू होती है। जन्म से ही साथियों वृद्धि शुरू होती है, लेकिन विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए विकल्प नंबर आपका 2 सही है 8वें प्रश्न में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है, वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। तो आपने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें पियाजे के द्वारा, भाई जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था। 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्था? 4 अवस्था इन्होंने बताई थी साथियों अपने सिद्धांत में। पहली थी आपके संवेदी पेशीय, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। जो जन्म से 2 वर्ष है ये संवेदी पेशी अवस्था है, ये वैचारिक क्रिया की अवस्था नहीं कहलाती है।
बल्कि जो दूसरी अवस्था है ये भी वैचारिक क्रिया की अवस्था नहीं कहलाती है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का जो समय है इन्होंने नाम दिया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था थी इनके सिद्धांत की, और इसको वैचारिक उदय की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैचारिक उदय की अवस्था, मतलब उसके अंदर जो विचार होते हैं वो अवस्था, और उन विचारों पर वो काम करने लग जाता है 7 से 12 वर्ष में, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है साथियों। जो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवधि होती है वो थर्ड जो स्टेज है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराशा में निस्सहायता। तो साथियों द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, कि यार ये करूं वो करूं, एक तरह से सही प्रकार से निर्णय न ले पाना ही की जो स्थिति है वो कहलाता है द्वंद्व। और द्वंद्व भी सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। साथियों किशोरों में जो द्वंद्व उभरता है इसका सबसे मुख्य कारण है अवसरों की प्रतिकूलता, कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको उसके पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनसे वो समझते हैं कि अभी इनमें समझ नहीं आई है, और वो खुद क्या सोचते हैं कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ। तो जो एक तरह से समाज में जो लोग रहते हैं वो उनको कम अवसर देते हैं उनके अनुसार कार्य करने का, इसलिए वो उसमें ज़्यादातर द्वंद्व उभरता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न है, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। साथियों शर्म और गर्व वृद्धावस्था में तो आएगी नहीं, ना ही शैशवावस्था में आएगी, दूसरा या तीसरा। तो साथियों शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किशोरावस्था में न होकर बाल्यावस्था में ही हो जाता है। देखिएगा किस प्रकार से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बालक कोई कार्य कर रहा है, बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की अवधि है, और उसको हम कार्य करने में बीच में ही टोक देते हैं कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, या फिर कि भी तू छोटा है, इस प्रकार से तो हम उस कार्य को करते करते उसको रोक देते हैं, तो उसमें शर्म की भावना उत्पन्न होती है। और यदि हम कहते हैं कि वाह यार तू तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसमें गर्व की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शर्म व गर्व जैसी भावना यहाँ पर बाल्यावस्था में विकसित होती है। दूसरा विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न, एक बालक सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। साथियों कोई भी बालक है दूसरों के प्रति क्या कर रहा है? वो सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब एक तरह से हम यूँ कहते हैं, जिसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, आपके लिए वो अनजान व्यक्ति है, लेकिन एकदम से वो कहता है कि अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने मोबाइल इतना महंगा लिया था और मैं 2 साल से मेहनत करके उस मोबाइल को लेकर आया था, वो रोने लग जाता है। तो एक तरह से हम ये सोचते हैं कि यार गलत हुआ इसके साथ, तो वो क्या है? हमारी सहानुभूति है उसके प्रति। तो यह हमारी इमोशनल जो हमारा जो एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट जो हमारे अंदर होता है वो होता है साथियों, ये भावना संबंधी आदत कहलाएगी। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विलियम मैकडूगल ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, B.F. स्किनर ने और डेविड मैक्लेलेन ने। तो साथियों संवेगात्मक विकास का सिद्धांत मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है अपना आप में ये सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत को विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने संवेगों का संबंध किससे बताया था? अपने सिद्धांत में संवेगों का संबंध इन्होंने मूल प्रवृत्तियों से बताया था साथियों। विकल्प 1 बिल्कुल आपका सही आंसर है। स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक विकास का दिया था जो अभी हमने ऊपर भी देख लिया है, और डेविड मैक्लेलैंड के द्वारा यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने? डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था ये। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1 विलियम मैकडूगल। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न, मूल प्रवृत्तियां होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित होती है और सभी।
तो अभी हमने ऊपर देखा था कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया, और हमने यूं देखा था कि प्रत्येक संवेग का संबंध इन्होंने किससे बताया है, मूल प्रवृत्तियों से बताया है। साथियों, संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई शेर आ जाता है, ठीक है, जंगल के रास्ते हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने अचानक क्या आता जाता है, शेर। तो अपन क्या सोचेंगे कि आ गया तो आ गया, हम तो चलते रहेंगे सीधे, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर डर पैदा होगा जिसको हम कहते हैं भय, ठीक है। तो ये जो भय है ये क्या है, संवेग है। अब भय नामक संवेग उत्पन्न हुआ तो हम क्या सोचेंगे कि यार जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर चला जाए, मतलब अचानक से हम वहाँ तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे साथियों, मतलब यह भागने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि शेर भागने नहीं देगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे। तो वहाँ से जो पलायन हम करना चाहते हैं वो है हमारी मूल प्रवृत्ति। तो देखो, मूल प्रवृत्तियाँ अर्जित नहीं होती है, सीखी नहीं जाती, अपने आप बाहर आ जाती है साथियों। तो वो कैसी होती है फिर, जन्मजात। विकल्प एक आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, जब अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में जब भी आप बैठे हो और विकल्प हो इनमें से कोई नहीं, तो उसको एक तरफ रख देना बिल्कुल, वो आपका आंसर होगा ही नहीं। तो भाई अनुशासन होगा तब भी अधिगम होता है, बुद्धि होगी तब भी अधिगम होता है, अभिप्रेरणा होगी तब भी अधिगम होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिर हमको छांटना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा होगा, अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। क्योंकि अनुशासन तो ठीक है, ये भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है, लेकिन साथियों अगर व्यक्ति अभिप्रेरित ही नहीं है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। वो आपने पढ़ा होगा कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब तक वो आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार ना हो, मतलब अभिप्रेरित ना हो। तो यही सबसे बेस्ट विकल्प है। कई लोग ए वाला विकल्प भी बताएंगे कि अगर बुद्धि नहीं होगी और अभिप्रेरणा भी होगी तो क्या कर लेगा, लेकिन साथियों यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सबसे बेस्ट विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। तो 16वां प्रश्न, वंशक्रम का प्रचलित नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, और इनमें से सभी। तो वंशक्रम के नियमों को पढ़ रखा होगा आप सभी ने, मैंने पढ़ा भी रखा है। देखिएगा, जहां पर इनमें से सभी वाला विकल्प है 99% वो सही रहता है। लगभग बहुत ही कम चांस है कि मेन एग्जाम में, जो आपका मुख्य एग्जाम होता है, वहां इनमें से सभी वाला गलत हो। तो साथियों यहाँ पर आपको लगभग अगर याद नहीं है तो सभी वाले को ही राइट करना है हमेशा ही। देखो, वंशक्रम के नियमों में समानता का नियम भी होता है। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। विभिन्नता का नियम भी होता है, प्रत्यागमन का नियम भी होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है, इनमें से सभी वाला यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, हम मूल प्रवृत्ति का अनुभव तो करते हैं किंतु हम उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। उपयुक्त कथन का संबंध कौन से सिद्धांत से है? निषेध का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत, मार्गांतीकरण का सिद्धांत। तो प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और फिर उत्तर देना है आपको, क्योंकि प्रश्न गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। वो आप इस प्रश्न को देखिएगा कि मूल प्रवृत्ति का अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं साथियों, दमन कर रहे हैं। ठीक है, उस मूल प्रवृत्ति का हम क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। अर्थात इसको हम दमन का सिद्धांत कहेंगे। दूसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात व आंतरिक होती है, किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है, सार्वभौमिक विशेषता से युक्त होती है, और इनमें से सभी। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर प्रश्न याद नहीं हो और इनमें से सभी वाला विकल्प हो तो उसको सही करना है, लेकिन हमें तो प्रश्न याद है। तो देखो फिर प्रश्न को देखेंगे अपन। मूल प्रत्यय जन्मजात होती है, अभी अपन ने ऊपर देखा था, और जन्मजात होने के साथ साथ ये आंतरिक भी होती है। ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित भी होती है, सार्वभौमिक विशेषता से युक्त, मतलब ये पूरी दुनिया में एक जैसी पाई जाती है, आप यूँ मान के चलो। तो अर्थात इनमें से सभी वाला जो विकल्प है यही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 में।
चलिए नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न, 14 मूल प्रत्ययों के रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। संवेग होते हैं 4 संवेग, 14 संवेग, 12 संवेग और 20 संवेग। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? याद होना चाहिए, अभी हमने प्रश्न देखा था, किसने दिया? विलियम मैकडूगल के द्वारा संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 14 संवेग बताए हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर कितने संवेग होते हैं? 14 संवेग होते हैं, और प्रत्येक संवेग का संबंध एक मूल प्रत्यय से होता है। तो संवेग कितने हैं? 14। तो मूल प्रत्यय भी कितनी होगी साथियों? 14 ही होगी। मूल प्रवृत्तियां भी 14 ही होगी। दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में बिल्कुल सटीक रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20, किशोर अवस्था की अवधि है कितनी? जन्म से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो साथियों किशोर अवस्था की अवधि यहाँ पर देखो 6 से 12 वर्ष का जो समय है ये तो है आपके बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है ये? बाल्यावस्था है। 12 से 18 वर्ष ये बिल्कुल सही आंसर होगा, यही किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 भी होती है और 13 से 18 भी मानी जाती है और 13 से 19 भी मानी जाती है साथियों। टीन एज भी इसको कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है, विकल्पों को देखते हुए प्रश्न नंबर 20 में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिनाइयों का काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को और प्रौढ़ावस्था को। साथियों प्रौढ़ावस्था को सबसे कठिन काल नहीं कहते हैं, ना ही शैशवावस्था को सबसे कठिन काल कहते हैं, ना ही बाल्यावस्था को सबसे कठिन काल कहते हैं, बल्कि जीवन का सबसे कठिनाइयों का काल किशोर अवस्था को कहा जाता है साथियों। क्योंकि सर्वाधिक कठिनाइयाँ यहीं पर आती है, क्योंकि कई प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर शारीरिक रूप से बालकों में भी होते हैं और बालिकाओं में भी होते हैं। हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं जिससे उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का वे सामना करते हैं। अतः थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 21वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? वॉटसन ने, स्ट्रेंग ने, गुडएनफ ने और क्रो एंड क्रो ने। कि भाई जो 20वीं शताब्दी है ये बालक की शताब्दी है। फिर वर्तमान में तो 20वीं शताब्दी नहीं चल रही है, लेकिन जब उन्होंने कहा था तो उस टाइम पे 20वीं शताब्दी चल रही होगी, या हो सकता है उसके 5-10 साल बाद का हो, वो फिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी यहाँ पर क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है साथियों। क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो 22वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न है आपके, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, एडलर ने, वॉटसन ने और वेलेंटाइन ने। साथियों यहाँ पर कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इसमें बालक को आप जो भी सिखाना चाहते हो वो सीखने के लिए, मतलब उसकी क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार उस चीज को आप आसानी से सिखा सकते हो। तो साथियों इस प्रकार का ये जो कथन कहा गया था ये वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। चौथा विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया? स्ट्रेंग, केरल, रोस और कोलवे ब्रूस। तो साथियों बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या होता है? झूठी परिपक्वता। बालक सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं और जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि ये अभी बच्चा ही है। तो इस प्रकार से मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है और ये परिभाषा रोस के द्वारा दी गई है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। एक शेयर भी कर दीजिएगा और नीचे हमें कमेंट करके किसी भी प्रश्न में आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए बता सकते हो, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे 25वां प्रश्न। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है, ADHD है दृष्टि अक्षमता, अवधान विकृति, भाषा विकृति और संप्रेषण विकृति। देखिएगा ADHD जो है
इसका पूरा नाम क्या है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह से हमारा जो ध्यान केंद्रण किसी जगह पर होता है, उसमें एक निश्चित जगह पर ज़्यादा समय तक ध्यान केंद्रित बालक नहीं कर पाता है, तो यह अवधान विकृति मतलब ध्यान केंद्रित विकृति है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 25 में। तो अब हम मिलते हैं अगले टेस्ट में। टेस्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।